Students, today I have 10 questions and these question covers Elizabethan age and especially some questions related to literary terms and William Shakespeare. But these questions are highly significant for anyone who is preparing for UGC, NET, TGT, PGT, or even those students of Kanpur University or any state university of Uttar Pradesh who is going to appear in examination in second semester. तो ये उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है. एंड क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट. इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है. इट मीन्स दैट एक तरफ टर्म दिया गया है, दूसरी तरफ उस टर्म के प्रोपाउंडर का नाम दिया गया है. जैसे पहला टर्म है निगेटिव कैपेबिलिटी. एक कॉन्सेप्ट जॉन कीट्स का है, बिल्कुल सही है. थिएटर ऑफ एब्जर्ड एक कॉन्सेप्ट मार्टिन एसलिन का है, सही है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक विलियम जेम्स का है, ये भी सही है. विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में दिया था, जो 1890 ईस्वी में आई थी. और विलियम जेम्स एक वेल नोन नावलिस्ट थे जिनका नाम हेनरी जेम्स था, उनके भाई थे. विलियम जेम्स साइकोलॉजिस्ट थे और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को 20वीं सेंचुरी के जो नावलिस्ट हैं जैसे हेनरी जेम्स, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, उन्होंने उसको अपने नावल में एडॉप्ट किया हुआ है उस टेक्निक को. और जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक है ये साइकोलॉजिकल पेनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट और माइंड है, कि जो इंसान है उसका जो मनोवैज्ञानिक सोच है उसको लेकर के इसमें बात की जाती है. पैथेटिक फैलेसी एक कॉन्सेप्ट है जो किसने दिया है, जॉन रस्किन ने दिया है. ब्लैंक वर्ड्स जो कॉन्सेप्ट है या ब्लैंक वर्ड्स का सबसे पहली बार अगर यूज़ किसी ने किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में तो हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने किया. ये बात भी सही है. हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे जो एक वेल नोन सोनेटियर थे, उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का पहली बार यूज़ किया है. वर्जिल का एक लिटरेरी एपिक है जिसका नाम एनीड है, AENEID. वर्जिल का एक लिटरेरी एपिक है जिसका नाम एनीड है, जो 12 किताबों में डिवाइड की गई है. उसकी किताब नंबर बुक एंड सेकेंड जो 1540 में आया हुआ था, उसमें उसका लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने किया था. तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि ब्लैंक वर्ड्स को किसने पहली बार यूज़ किया इंग्लिश लिटरेचर में, तो हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने. मैं अपने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि ब्लैंक वर्ड्स क्या है, अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है. और शेक्सपियर ने, जॉन मिल्टन ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने और विक्टोरियन एज के तमाम बड़े राइटरों ने जो भी पोएम्स लिखा, ड्रामा लिखा, उसमें उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है. और ब्लैंक वर्ड्स में भी जो मीटर उन्होंने यूज़ किया है वो आयाम्बिक पेंटामीटर रहा है. दूसरा है कि फ्री वर्ड्स का यूज़ अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन ने किया. ये बात सही है. 1855 ईस्वी में वाल्ट विटमैन की एक किताब आती है लीव्स ऑफ ग्रास, जो कलेक्शन ऑफ पोएम होता है, उसमें उन्होंने पहली बार फ्री वर्ड्स का यूज़ किया. फ्री वर्ड्स का मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फ्री वर्ड्स को वर्ड्स लिब्रा, फ्रेंच में इसको वर्ड्स लिब्रा कहा जाता है और इंग्लिश में इसका एक दूसरा नाम भी ओपन फॉर्म जो है. और फ्री वर्ड्स एक आइडियल वर्ड्स फॉर्म रहा है मॉडर्न एज का. लास्ट जो पहले क्वेश्चन का जो 7th पॉइंट है हीरोइक कपलेट. हीरोइक कपलेट का यूज़ सर थॉमस यॉर्ट ने नहीं किया है, बल्कि हीरोइक कपलेट का जो यूज़ है वो जो है सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में जियोफ्रे चॉसर ने किया, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट कहा जाता है. और जियोफ्रे चॉसर को हम लोग मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा भी कहते हैं. और जियोफ्रे चॉसर ने हीरोइक कपलेट का यूज़ अपनी किताब लीजेंड ऑफ गुड वुमन में और साथ ही साथ कैंटरबरी टेल्स में किया हुआ है. तो सबसे पहले उन्होंने उसका यूज़ लीजेंड ऑफ गुड वुमन में किया हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7th पॉइंट था वो गलत है मैचिंग. वहाँ पे क्या आना चाहिए, हीरोइक कपलेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हीरोइक कपलेट का यूज़ सबसे पहले किसने किया हुआ, जियोफ्रे चॉसर ने किया हुआ है. और इस शीट के लास्ट में इसका एक्सप्लेन करके आंसर भी दिया गया है. फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट. ये क्वेश्चन जितना भी है सब चॉसर और उनके एज को लेकर के बनाया गया. चॉसर जिसे हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहते हैं, तो इसमें बताया गया कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा इस चॉसर. जो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा हैं
चौसर को ये पदवी दी जाती है, बिल्कुल सही है। यहाँ एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जॉन वाइक्लिफ को कहा गया है, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। तो दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशन चौसर जो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हैं, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जॉन वाइक्लिफ जो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज हैं। इसी तरह से इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा किसको कहा जाता है, जॉन मिल्टन को कहा जाता है। और इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जॉन बनियान को कहा जाता है। तो ये 4 पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी वाला पॉइंट है कि चाउसर इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये बात सही कि चाउसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। सी है मैथ्यू अर्नाल्ड सेड विद चाउसर आवर रियल पोइट्री वाज बॉर्न, की चाउसर के साथ हमारी रियल पोइट्री या वास्तविक इंग्लिश पोइट्री की शुरुआत होती है, ये बात भी सही। चाउसर ने 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ, फ्रेंच में, लैटिन में और इंग्लिश में। उन्होंने 3 राजाओं की भी सेवा की है। चाउसर का जो पीरियड है 1350 से 1400 ईस्वी का पीरियड है, उसको एज ऑफ चाउसर के नाम से जाना जाता है। चाउसर ने जिस इंग्लिश का यूज़ किया वो डायलेक्ट था, जिसे मिडलैंड डायलेक्ट कहा जाता है। चाउसर का जो मास्टरपीस है कैंटरबरी टेल्स है। ऑप्शन डी है चाउसर्स पीरियड कवर्स द टाइम फ्रॉम 1350 टू 1400। चाउसर का जो पीरियड है 1350 से 1400 है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इन कैंटरबरी टेल्स, जो चाउसर का मास्टरपीस है वो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है, जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मिडलैंड डायलेक्ट का यूज़ किया है। उसमें 30 कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने बात कही हुई। उसमें एक कैरेक्टर जो सबसे पहला और आइडियल कैरेक्टर है वो नाइट है। तो इसमें क्वेश्चन पॉइंट ये बन रहा है कि चाउसर ने जो 30 कैरेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं उसमें जो पहला कैरेक्टर नाइट है वो आइडियल कैरेक्टर है, बिल्कुल सही बात है। चाउसर ने एक स्टैंजा फॉर्म भी डेवलप किया, और पहले ही मैंने आपको बताया कि हीरोइक कपलेट का क्रेडिट चाउसर को ही दिया जाता है। और हीरोइक कपलेट किसका अपोजिट है, ब्लैंक वर्ड्स का। चूँकि हीरोइक कपलेट राइम्ड होता है, ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है। दोनों में मीटर तो आयाम्बिक मीटर ही यूज़ किया जाता है, लेकिन डिफरेंसेस राइम को लेकर के हैं। और चाउसर ने जो स्टैंजा का बात कही है उस स्टैंजा को हम राइम रॉयल भी कहते हैं। और जो चाउसरियन स्टैंजा या राइम रॉयल है उसमें 8 लाइन्स होता है, एक गलत है। चाउसरियन स्टैंजा या राइम रॉयल में 7 लाइन्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो एफ है वो गलत है। सही क्या है, चाउसरियन स्टैंजा और राइम रॉयल है 7 वर्ड्स लाइन, 7 लाइनें होती हैं। ब्लैक डेथ आकर्ड इन 1348। ब्लैक डेथ जो हुआ था वो 1348 ईस्वी में घटित हुआ था। यस, ब्लैक डेथ जो घटित हुआ था वो कब घटित हुआ था, 1348 में घटित हुआ था। पीजेंट रिवोल्ट इन 1381। पीजेंट रिवोल्ट, ब्लैक डेथ कोई वैसा नहीं था, ये एक बीमारी थी जो आई हुई थी और चासर के टाइम में आई हुई थी, और उस समय के किंग का नाम मैं मिस कर रहा हूँ। तो उसको जो है ब्लैक डेथ एक प्लेग जैसा था, उसको रखा गया। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ब्लैक डेथ 1348 में हुआ था, चासर के टाइम में, सही है। पीजेंट रिवोल्ट, किसानों ने एक विद्रोह किया था, चासर के समय में ये विद्रोह हुआ था। 1381 में ये विद्रोह हुआ था, और उसके जो नेता थे वैट टाइलर थे। वैट टाइलर वॉज द लीडर ऑफ पीजेंट रिवोल्ट। ये बात सही है कि वैट टाइलर किसानों के जो नेता थे वो थे जो है। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वी हैव टेकन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बताया गया कि एक तरफ एज है, उसके आगे उसका पीरियड दिया गया है, और ये पूछने की कोशिश की गई है कि इसमें से मिस मैच कौन सा है। पहला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच, इसमें से कौन सा एक मिस मैच है। द नार्मन कांकर्ड, नार्मन जो है एक ट्राइब का नाम है, और ये जो ट्राइब थी एंग्लो को डिफीट करके 1066 ईस्वी में ये ट्राइब इंग्लैंड में आती है। तो पहले जो पीरियड था इंग्लैंड में वो एंग्लो सैक्सन पीरियड था 450 से 1066। फिर द मिडिल एजेस आता है, द मिडिल एजेस 1066 से लेकर के 1450 तक चलता है। द मिडिल एजेस 3 हिस्सों में बढ़ता है। नॉर्मन एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350, फिर एज ऑफ चासर 1350 से 1400, फिर डार्क मिडिल एज 1400 से 1450। इसमें एक क्वेश्चन, पहला पॉइंट है कि जो नॉर्मन कांकर्ड है, नॉर्मन ने जो जीता था युद्ध को, जिसे उस युद्ध को बैटल ऑफ हास्टिंग्स कहा जाता है। यह युद्ध किसके खिलाफ था, सैक्सन के खिलाफ था। सैक्सन भी एक ट्राइब है, नॉर्मन भी एक ट्राइब है। ये जो ट्राइब थी
स्कैंडिनेविया, जर्मनी और इटली वगैरह से ये सब आई हुई थी वहाँ की एरिया में। तो पहली जो ट्राइब इंग्लैंड या इंग्लिश पीपल के साथ मिल करके इंग्लैंड का निर्माण करती है वो सैक्शन थी। सैक्शन को रिप्लेस किसने किया? नॉर्मन ने किया। कब रिप्लेस किया? एक युद्ध में जिसका नाम है बैटल ऑफ हास्टिंग। और यह युद्ध क्या कब हुआ था? 1066 में। बैटल ऑफ हास्टिंग को नॉर्मन वार भी कहा जाता है क्योंकि नॉर्मन जो ट्राइब थे उन्होंने सैक्शन को डिफीट किया था। तो पहला पॉइंट सही है कि अगर एक क्वेश्चन आता है बैटल ऑफ हास्टिंग या नॉर्मन वार कब हुआ था? 1066 में। और नॉर्मन ने किसको पराजित किया था? सैक्शन को पराजित किया था। सैक्शन क्या है? एक ट्राइब है जो नॉर्मन से पहले आए थे और वो सब लोग वही इटली वाला एरिया, जर्मनी का, स्कैंडिनेविया का पार्ट ले कवर करता है। दूसरा पॉइंट है एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड है द मिडिल एजेस, जैसे मैंने बताया इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहला जो एज है वो एंग्लो सैक्शन है। कब से कब तक है? 450 से 1066 है। उसके बाद जो पीरियड आता है उसको द मिडिल एजेस कहा जाता है। द मिडिल एजेस जो है बैटल ऑफ हास्टिंग के बाद से शुरू होता है 1066 से लेकर 1450 तक। उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है जिसमें आपका एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350, एज ऑफ चौसर 1350 से 1400, फिर आपका जो है जो लास्ट वाला डार्क मिडिल है 1400 से 1450। तो जो बी पॉइंट है वो ये है कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350 सही है। डार्क मिडिल एज 1350 से 1400 तक है, सही है। एंग्लो सैक्शन पीरियड डार्क मिडिल एज 1350 से 1400, ये ऑप्शन गलत है। डार्क मिडिल एज 1400 से 1450 तक रहा है। जो 1350 से 1400 तक का जो पीरियड है उसको एज ऑफ चौसर कहा जाता है। फिर डी है एंग्लो सैक्शन पीरियड 450 से 1066 है, बिल्कुल सही है। द मिडिल एजेस 1066 से 1450 तक है, ये भी सही है। एज ऑफ रिवाइवल 1450 से 1550 है, ये भी सही है। तो अगर देखा जाए जितने भी ऑप्शन हैं सब इसमें सही, एक को छोड़ करके। गलत कौन सा है? डार्क मिडिल एज। डार्क मिडिल एज कब से कब तक है? 1400 से 1450। अगर कोई पूछता है इसको डार्क मिडिल एज क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि उस समय इंग्लिश लिटरेचर का कोई फ्लारिशिंग पीरियड या फ्लारिशिंग इरा नहीं है, या उस समय इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के कोई बड़ा काम नहीं हुआ, कोई बड़ा वर्क नहीं है, इसलिए इसको डार्क मिडिल एज कहा जाता है। कि मिडिल एज का जो अंतिम पीरियड है 1400 से 1450 वो डार्कफुल था, जो है कोई भी लिटरेरी वर्क बहुत ज़्यादा उसमें नहीं हुआ है। बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि एंग्लो सैक्शन पीरियड सबसे पहला पीरियड है जो 450 से 1066 है। फिर उसके बाद द मिडिल एजेस आता है। मिडिल एजेस की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? बैटल ऑफ हास्टिंग से, जिसे नॉर्मन वार भी कहा जाता है। नॉर्मन ने सैक्शन को डिफीट किया था। सैक्शन फर्स्ट ट्राइब थे, तो उनको रिप्लेस करके वो लोग 1066 में आते हैं। तो 1066 से लेके 1450 तक द मिडिल एजेस, उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350, फिर उसके बाद आपका जो है एज ऑफ चौसर 1350 से 1400, फिर डार्क मिडिल एज 1400 से 1450, और एज ऑफ रिवाइवल 1450 से 1550। फिर 1550 के बाद जब हम लोग चलते हैं एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, फिर जैकोबियन एज 1603 से 1625, फिर उसके बाद कैरोलिन एज 1625 से 1649, फिर आपका कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660, फिर रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 जिसे हम एज ऑफ जॉन ड्राइडेन भी कहते हैं, फिर ऑगस्टन एज जिसे एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहा जाता है 1700 से 1745 होता है। उसके बाद का जो पीरियड है रोमांटिक एज है जो 1700 नहीं, फिर एक एज बीच में आता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो 1745 से 1785 है। फिर आपका रोमांटिक एज है जो कि आपका 1798 से 1837 है। फिर विक्टोरियन एज है 1837 से 1901 है। फिर मॉडर्न एज है 1901 से 1945 है। फिर पोस्ट मॉडर्न एज है 1945 से लेकर आज तक। तो एक मैं जनरली जो है पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड को भी ऑरली मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है? एमोरिटी कलेक्शन ऑफ 88 सॉनेट्स है, या एमोरिटी जो है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ 88 सॉनेट्स है डेडिकेटेड टू एलिजाबेथ बॉयल, जो एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट किया गया है। और एमोरिटी जो कलेक्शन ऑफ सॉनेट है इसको एडमंड स्पेंसर ने लिखा था, इसमें 88 सॉनेट है। उन्होंने इस कलेक्शन ऑफ सॉनेट को डेडिकेट किया किसको? अपनी बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयल को, जो बाद में उनकी वाइफ भी बनती है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर।
बी है एस्ट्राफेल एंड स्टेला, क्या है, ए बी कलेक्शन ऑफ 108 सानेट, इसमें 108 सानेट का कलेक्शन है, एंड 11 सॉन्ग्स, सॉन्ग का मतलब 11 लिरिक हैं। तो जो एस्ट्राफेल एंड स्टेला ए बी कलेक्शन ऑफ सॉनेट है, इसमें 108 सानेट है, 11 जो है लिरिक्स हैं। इसको किसने लिखा, कंपोज बाय सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी ने इसको लिखा। सर फिलिप सिडनी एक वेल नोन पोएट है एलिजाबेथन एज के, और सर फिलिप सिडनी ने ही उनको एडमंड स्पेंसर को एलिजाबेथ के कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था, और बाद में एडमंड स्पेंसर बड़े पोएट होते हैं, उनको पोएट की संज्ञा दी जाती है, वेल नोन पोएट ऑफ एलिजाबेथन थे, लेकिन द क्रेडिट गोज टू हुम, सर फिलिप सिडनी। और सर फिलिप सिडनी एक वेल नोन क्रिटिक भी रहे एलिजाबेथन एज के। तो ये पोएट रहे या सोनेटियर रहे एलिजाबेथन एज के, और इन्होंने एस्ट्राफेल एंड स्टेला कब लिखा, इट वाज रिटन इन 1582, 1582 में लिखा गया, एंड पब्लिश इन 1591, 1591 ईस्वी में पब्लिश होता है। हियर एस्ट्राफेल, ये जो एस्ट्राफेल और स्टेला जो नाम रखा गया है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो एस्ट्राफेल जो नाम है वो सर फिलिप सिडनी का ही नाम है, और स्टेला उनकी बिलव्ड का नाम है, और उनकी बिलव्ड का ओरिजिनल नेम क्या था, पेनिलोप डेवरेक्स। पेनिलोप की स्पेलिंग PENELOP, डेवरेक्स का DEVERUX। सो वी कम टू नो व्हाट, एस्ट्राफेल एंड स्टेला कलेक्शन ऑफ 108 सानेट है, इसमें 11 सॉन्ग्स है, सॉन्ग का मतलब लिरिक है। इसको किसने लिखा, सर फिलिप सिडनी ने लिखा, जो एलिजाबेथन एज के वेल नोन पोएट हैं। 1582 में लिखा गया, 1591 ईस्वी में पब्लिश हुआ। एस्ट्राफेल सर फिलिप सिडनी का नाम है, और स्टेला उनकी बिलव्ड का नाम है, लेकिन जो यहाँ पे स्टेला उनकी बिलव्ड है, उनका ओरिजिनल नेम क्या था, पेनिलोप डेवरेक्स था। नेक्स्ट है डडन सानेट। डडन सानेट कलेक्शन ऑफ 523 सॉनेट्स है, बिल्कुल सही है। और किसने लिखा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। डडन इज़ द नेम ऑफ अ सिटी, ये लाइन गलत है, डडन इज़ द नेम ऑफ अ रिवर, डडन एक नदी का नाम है। तो डडन एक नदी का नाम है, और ये कलेक्शन ऑफ सॉनेट भी है, इसमें 523 सॉनेट है। इसको किसने लिखा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। यहाँ पे सी में करेक्शन क्या करना है, डडन इज़ द नेम ऑफ अ सिटी, ये गलत है, डडन इज़ द नेम ऑफ अ रिवर। नेक्स्ट है हॉली सोनेट। हॉली सोनेट किसका, अ वर्क ऑफ जॉन डन। हॉली सोनेट जॉन डन का वर्क है। जॉन डन वेल नोन पोएट, आपके जैकोबियन एज के थे। जैकोबियन एज 1603 से 1625, और जैकोबियन एज में जेम्स फर्स्ट राजा थे, और जॉन डन को फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है। उन्होंने एक नई तरह का स्कूल ऑफ पोइट्री को ईजाद किया, वो चीज़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एडमंड स्पेंसर। ये क्वेश्चन पूरा एडमंड स्पेंसर को लेकर के है कि कौन सा चीज़ उनके बारे में सही नहीं है। एपिथैलेमियन इज एन ओड, एपिथैलेमियन एक ओड है रिटन बाय स्पेंसर, बिल्कुल सही है कि एपिथैलेमियन एक पोयम है या ओड है की शक्ल में, जो उसको एडमंड स्पेंसर ने लिखा। और एपिथैलेमियन का मतलब होता है सेल्फ मैरिज सॉन्ग, एक ऐसा गीत जो आदमी अपनी शादी पर उसको कंपोज करे, लिखे, उसको एपिथैलेमियन कहा जाता है। इसी के अगेंस्ट में एक दूसरा पोएम होता है जिसको प्रोथैलेमियन कहा जाता है। प्रोथैलेमियन का मतलब अदर मैरिज सॉन्ग, दूसरे की शादी पर लिखा गया गीत, उसको प्रोथैलेमियन कहा जाता है। इसी को सेहरा गीत भी कहा जाता है। तो एपिथैलेमियन क्या, एक ओड है रिटन बाय स्पेंसर, जिसे स्पेंसर ने लिखा टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ एलिजाबेथ बॉयल। इसमें एलिजाबेथ बॉयल के साथ उनकी जो मैरिज हो रही है उसको सेलिब्रेट करने के लिए लिखा गया, तो सही है। प्रोथैलेमियन इज हिज अनदर पोएम। प्रोथैलेमियन एडमंड स्पेंसर की ही दूसरी पोएम है, विच इज़ कंपोज टू सेलिब्रेट अदर्स मैरिज, जो दूसरों की मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए लिखा गया, बिल्कुल सही है। द फेरी क्वीन इज़ हिज मास्टर पीस। जो फेरी क्वीन है जो कि एपिक फॉर्म में है और 7 किताबों में लिखी गई है, 6 ही बची, 7वीं जल गई थी किलकॉलमन नाम की जगह पर। किलकॉलमन कैसल में जो आग लग गई थी। तो फेरी क्वीन उनका मास्टर पीस है, और ये एलिगोरिकल फॉर्म में है, और ये उनका मास्टर पीस है। किसका मास्टर पीस है, एडमंड स्पेंसर का। डी है, ही इज़ नोन एज पोएट्स पोएट, उनको कवियों का कवि कहा गया है। किसको, एडमंड स्पेंसर को। द टाइटल वाज गिवन बाय चार्ल्स लैम्ब, और ये टाइटल चार्ल्स लैम्ब ने दिया था। चार्ल्स लैम्ब आपके कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, जो कि वेल नोन एसेइस्ट रहे रोमांटिक एज के। उनका एसेज ऑफ इलिया, ड्रीम चिल्ड्रन उनका वर्क रहा। तो चार्ल्स लैम्ब को जो है क्या कहा गया, चार्ल्स लैम्ब ने उनको पोएट्स पोएट कहा। किसको कहा, एडमंड स्पेंसर को कहा। और ये टाइटल किसने दिया, वो चार्ल्स लैम्ब ने दिया है। किसको दिया हुआ है, आपके जो है
इनको दिया हुआ है एडमंड स्पेंसर को, और उनको चार्ल्स लैम्ब को भी प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहा जाता है। दूसरा चीज़ है, नेक्स्ट है जॉन मिल्टन वाज हिज कंटेम्प्रेरी। ये गलत है। जॉन मिल्टन जो है उनके बहुत बाद में आए थे। एडमंड स्पेंसर के कंटेम्प्रेरी जो थे फ्रांसिस बेकन, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है, और विलियम शेक्सपियर उनके कंटेम्प्रेरी थे, जो कि वेल नोन ड्रामेटिस्ट रहे एलिजाबेथन एज के। तो ई वाले में करेक्शन करना, जॉन मिल्टन उनके कंटेम्प्रेरी नहीं रहे हैं। और एक और है एफ है, द शेफर्ड्स कैलेंडर इज हिज पैस्टोरल पोएम। शेफर्ड्स कैलेंडर उनकी पैस्टोरल पोएम है। वी सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ इंग्लैंड। शेफर्ड्स कैलेंडर जो है एडमंड स्पेंसर की पोएम है, जिसमें ब्यूटी ऑफ इंग्लैंड को, लेकिन कौन सा ब्यूटी? कंट्री साइड ब्यूटी। कंट्री साइड मतलब जो विलेज ब्यूटी है उसको लेकर के जिक्र किया गया है। और ये जो इंग्लैंड की खूबसूरती है 12 महीनों को लेकर के उसमें बताया गया है। तो ये भी सही है कि शेफर्ड्स कैलेंडर उनका पैस्टोरल पोएम है, जो जिसमें कंट्री साइड सेटिंग है, शेफर्डेस की लाइफ को लेके बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है? जॉन ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक ट्रेजिडी। जॉन ड्राइडेन जिनका पीरियड 1660 से 1700 तक है, जो पहले ऑफिशियल पोएट थे, और जिन्हें एक तरह से क्रेडिट दिया जा सकता है हीरोइक ट्रेजिडी के लिए, तो उनके बारे में बात हो रही है कि उनका ऑल फॉर लव जो है हीरोइक ट्रेजिडी का एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही है। इट इज़ बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ये शेक्सपियर के एंटनी और क्लियोपैट्रा पर आधारित है। ये भी सही है कि ये जो है किस पर आधारित है? शेक्सपियर के एंटनी और क्लियोपैट्रा पर आधारित है। शेक्सपियर ने भी एक ड्रामा लिखा था एंटनी और क्लियोपैट्रा, जो रोमन ट्रेजेडी रही है, उसी की कहानी को लेकर के जॉन ड्राइडेन ने ऑल फॉर लव लिखा है। और जो आपका जॉन ड्राइडेन का ऑल फॉर लव है, इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। बिल्कुल सही है। नॉट ओनली ऑल फॉर लव, बल्कि शेक्सपियर का एंटोनी और क्लियोपैट्रा दोनों ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। क्योंकि हीरोइक कपलेट हमेशा जो हीरोइक ट्रेजिडी वो हीरोइक कपलेट में लिखा जाता था, लेकिन ऑल फॉर लव जो है, जिसका सब टाइटल द वर्ल्ड विल लास्ट है, वो आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। फिर है इट हैज़ द सब टाइटल द वर्ल्ड विल लास्ट। इसका जो सब टाइटल है द वर्ल्ड विल लास्ट है, बिल्कुल सही है। किसका सब टाइटल? ऑल फॉर लव का। हीरोइक ट्रेजिडी और रेस्टोरेशन ट्रेजिडी, हीरोइक ट्रेजिडी को रेस्टोरेशन ट्रेजिडी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेस्टोरेशन एज में आई है। उस समय जो राजा थे चार्ल्स सेकंड थे। और हीरोइक ट्रेजिडी या रेस्टोरेशन ट्रेजिडी केम इन ऑगस्टन एज, ये गलत है। ऑगस्टन एज में नहीं आई है, बल्कि किस एज में आई है? रेस्टोरेशन एज में आई हुई है। रेस्टोरेशन एज कब से कब तक है? 1660 से 1700 ईस्वी तक है। तो यहाँ करेक्शन करना है। ऑगस्टन एज जो है एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप का है, तो उसका पीरियड सही है, लेकिन जो पॉइंट इसमें कि रेस्टोरेशन ट्रेजिडी या हीरोइक ट्रेजिडी ऑगस्टन एज में, ये गलत है। एफ आई कि जॉन ड्राइडेन वॉज द लीडिंग पोएट ऑफ रेस्टोरेशन एज। बिल्कुल सही। जॉन ड्राइडेन रेस्टोरेशन एज के लीडिंग पोएट थे। 1660 से 1700 ईस्वी तक का पीरियड जो है रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ जॉन ड्राइडेन कहा जाता है। जॉन ड्राइडेन वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट। जॉन ड्राइडेन पहले ऑफिशियल पोएट थे, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड आउट द रॉन्ग फैक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें गलत क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द लीडिंग पोएट ऑफ रोमांटिक एज। विलियम वर्ड्सवर्थ लीडिंग पोएट थे रोमांटिक एज के, सही है। रोमांटिक एज का टाइम क्या है? 1798 से 1837। और विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। उन्होंने पैंथिज्म और क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। बी है, बी क्या है? ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोइटिक डिक्शन। उन्होंने पोइटिक डिक्शन का कॉन्सेप्ट दिया अपनी लिरिकल बैलाड में, अपने प्रीफेस। लिरिकल बैलाड में उन्होंने प्रीफेस जोड़ा था, जो 1800 ईस्वी को आता है। उसमें उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ? उसमें उन्होंने जो है जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो पोइटिक डिक्शन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो कि 1800 ईस्वी में आया। पोइटिक डिक्शन का मतलब सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और उन्होंने ये सपोर्ट किया था कि जो रस्टिक पीपल हैं उन लोगों की लैंग्वेज को इसमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, ही कंपोज द वर्ड्स लाइन चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन इन टिंटन। अभी ये गलत है। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन उन्होंने रेनबो में है, उन्हीं का लाइन, लेकिन रेनबो नाम की पोयम में उन्होंने इसका जिक्र किया है। टिंटन अभी इज़ अ ड्रामेटिक लिरिक। जो टिंटन अभी वर्ड्सवर्थ की पोयम है, जो एक ड्रामेटिक लिरिक है, ये पहली बार आई है लिरिकल बैलाड में 1798 में, सही है। कॉलरिज वॉज द बोजम फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ। कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के अच्छे दोस्त थे। हु मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन, जिन्होंने पहली बार फैंसी और इमेजिनेशन का अंतर बताया। इन हिज बुक, अपनी किताब बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि 1817 ईस्वी में, सही है। इन चैप्टर 14 में, ये बात भी सही है।
तो कॉलरिज का एक योगदान क्या है। कॉलरिज एक तो वर्ड्सवर्थ के दोस्त थे और कॉलरिज ने फैंसी और इमेजिनेशन के बीच का अंतर बताया अपनी किताब बायोग्राफिया लिटरेरी जो 1817 ईस्वी में आती है। और किस चैप्टर में? चैप्टर 14 में। फिर है द प्रील्यूड, दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। प्रील्यूड उनका ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है। किसका? वर्ड्सवर्थ का। ये लाइन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट एक्शन। ये बहुत सिंपल सा है कि कौन सा टर्म ऐसा है जो कि ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें सीरियस और इम्पॉर्टेंट एक्शन होता है, वो ट्रेजिडी है। तो 8 का डी सही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट एक्शन, ट्रेजिडी। क्वेश्चन नंबर 9 है हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स आर किंग्स बट ही थिंक्स ओनली वन मैन हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। किसने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा? ये बात डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ये बात जो है जॉन ड्राइडन का। जॉन ड्राइडन ने ये टाइटल दिया हुआ है। एंड यू हियर फाइंड व्हाट? यू हियर फाइंड द डिटेल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, दिस इज द मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर। इफ़ यू फील एनी क्वेरी यू कैन गिव अ कॉल। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, जॉन ड्राइडन का है। इसके अलावा ये सब एक्सप्लेन किया गया है कि आंसर 1 में कौन सा सही है, 2 में कौन सा सही है, 3 में कौन सा, 4, 5, 6 में कौन सही है, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, ये सब डिटेल में दिया गया। जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी का डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया। तो यू कैन जस्ट गो विद दीज आंसर्स एंड just give your feedback how did you find this class.